हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस इंस्टीट्यूट कुचामन सिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपनी कृषि पर्यवेक्षक बैच की पहली क्लास है। ठीक है, हाँ, जनरल इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें अपन कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक, आप सब लोग क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। जब मैं आपको बोलूँ जिस समय, उस समय आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है। जब भी आप पढ़ें तो आपका 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए क्लास में। आप मेंटली एंड फिजिकली बोथ क्लास में अवेलेबल हो। ठीक है, ये आपको सुनिश्चित करना है। अब आज अपन पहली क्लास में क्या पढ़ेंगे, इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन, है ना, क्योंकि देखो जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो फिर बोर हो जाते हो 1.5-2 घंटे के लेक्चर में। तो आप फटाक से, है ना, शुरू करते हैं अपन लोग। आज अपन पढ़ेंगे भारत में कृषि का इतिहास। देखो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे अपन सब कुछ, है ना। 11वीं क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 यही है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत में कृषि का इतिहास व कृषि की शाखाएं। इस पे बात करते हैं ना। चलो, आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, भारत में एक मिनट, थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके, भारत में कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और शाखाएं, ये चैप्टर आज अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ, हेडिंग डाल ली आप लोगों ने। ओके, देखो इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि भारत में एग्रीकल्चर कब से प्रारंभ हुआ, कहाँ से हुआ, क्या क्या अवशेष मिले, इन सब की चर्चा करेंगे। इससे पहले देखो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि पूरे भारत की लगभग 70% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। 70% लोग भारत के खेतीबाड़ी का काम करते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसके आधार पर चलाते हैं। ये बात आपके बुक में लिखी हुई है। तो पहली लाइन अपन नोट्स में क्या लिख देंगे, भारत की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है, ये काम की बात है ना। ओके, इसके अलावा देखो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर के.एल. मेहरा, और एक संस्थान था FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन। देखो FAO एक वैश्विक स्तर का संगठन है, पूरे वर्ल्ड में, है ना, इसका काम है। FAO के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर के.एल. मेहरा। उन्होंने खोजबीन की भारत में अंडर द गाइडेंस ऑफ FAO। भारत में उन्होंने एग्रीकल्चर पे खोजबीन की कि भारत में क्या क्या अवशेष है, कैसे कैसे यहाँ पे खेती होती थी, क्या है। तो उन्होंने क्या देखा कि भारत में प्राचीन समय में एक नदी बहती थी, सरस्वती नदी, पश्चिमी मरुस्थल में। और उन्होंने देखा कि सरस्वती नदी के किनारे लोग खेती कर रहे हैं। और खेती में भी उन्होंने क्या देखा कि सरस्वती नदी के किनारे लोग 2-2 फसलें एक साथ उगा रहे हैं। और ये एक यूनिक बात थी जो केवल भारत में पाई गई। भारतीय कृषि में देखा गया कि 2 फसलें एक साथ में लेने वाले लोग कहाँ हैं, भारत में हैं, और सरस्वती नदी के किनारे इस एरिया में। किसने बोली ये बात, डॉक्टर के.एल. मेहरा ने खोज की। किसके अंडर गाइडेंस में, FAO। देखो अपन क्या लिखते हैं, FAO के वैज्ञानिक डॉक्टर के.एल. मेहरा ने भारत में सरस्वती नदी के किनारे
दो फसलें एक साथ ली जा रही थी। ठीक है, ये बात डॉक्टर के एल मेहरा ने पूछी। और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश था कि दो फसलें एक साथ ली जा रही है। दो चीज़ें हो गई, 70% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और दूसरा FAO के अनुसार ये हुआ। तीसरी बात अपन क्या पढ़ेंगे, ये FAO क्या है भाई, इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो आप लोग छोटी सी हेडिंग डालेंगे FAO। FAO देखो, FAO है ना। FAO के बारे में देखो, सबसे पहले तो इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, खाद्य कृषि संगठन। खाद्य कृषि संगठन, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, रोम, इटली। देखो, एक यूनाइटेड नेशन है ना, उसमें बहुत सारे देशों का समूह है, और ये FAO उसी के अंदर आता है ना, FAO। अपन आगे पढ़ेंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, वो भी यूनाइटेड नेशन के ग्रुप में ही आता है ना। हाँ, तो वो मॉनिटर करते हैं इनको। और देखो, खाद्य कृषि संगठन मुख्यालय कहाँ पे है, रोम, इटली। आपसे कोई पूछे कि ये किस स्तर का संस्थान है, तो ये वैश्विक स्तर का संस्थान है, वर्ल्ड लेवल का, वैश्विक स्तर का संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना। ये बातें हो गई फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये किस पे काम करता है, ये काम करता है भूखमरी, है ना, खाद्य सुनिश्चितता पे, प्रोडक्शन पे, किस देश में कहाँ पे हंगर इंडेक्स ज़्यादा है, किस में क्या है, इन सब चीज़ों पे FAO काम करता है। कहाँ पे है, रोम, इटली में। ठीक है, हाँ, वैश्विक स्तर का ये संस्थान है। इतनी बातें हो गई, एक बार आप ये नोट डाउन करें, उसके बाद में अपन आगे का पढ़ते। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरी आप लोग हेडिंग डालेंगे NCERT टू NCERT, आपके जो बोर्ड की बुक है ना उसके अकॉर्डिंग। भारतीय कृषि के साक्ष्य, ये आप लोग हेडिंग डालेंगे। दिख रहा है क्या रेड कलर, आपको दिख तो रहा है, ठीक है। देखो, भारतीय कृषि के साक्ष्य, इसका मतलब क्या है, भारत में प्राचीन काल में खेती होती थी, इसकी खोज, इसकी जांच, इसके साक्ष्य, इसके सबूत कहाँ से मिले हैं ना। तो रामायण, महाभारत, इन सब में तो एग्रीकल्चर का जिक्र है ही, खेती बाड़ी का। इसके अलावा प्रमाणित साक्ष्य और कहाँ कहाँ हैं वो देखो। देखो, 4 वेद है ना, उसमें पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद में देखो क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद में पर्यावरण के बारे में लिखा हुआ है, पर्यावरण के बारे में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में कृषि यंत्रों का जिक्र किया हुआ है, कृषि यंत्रों का जिक्र, कृषि यंत्रों के बारे में भी ऋग्वेद में बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कृषि तो होती थी, तभी यंत्रों का जिक्र हुआ है कि नहीं। इसके अलावा देखो, 2 सभ्यताएं, एक तो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और दूसरी सभ्यता है हड़प्पा।
इन दोनों सभ्यताओं में देखो क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। एक तो हल, बुआई करने वाला हल मिला है यहाँ, इससे ये प्रमाणित होता है कि पहले खेती होती थी। इसके अलावा जुते हुए खेत के भी प्रमाण मिले, जुते हुए खेत, कल्टीवेटेड फार्म, है ना, जुते हुए खेत, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा पहियों वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, पहियों वाली गाड़ी, इसके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जुते हुए खेत, हल, पहियों वाली गाड़ी, इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखो एक वेद है, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद में देखो पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी हुई है। पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी। पादप सुरक्षा से संबंधित जानकारी कहाँ दी हुई है? अथर्ववेद में। इसके अलावा देखो वाराहमिहिर, वाराहमिहिर ने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था वृहंत संहिता। देखो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि वृहंत संहिता किसके द्वारा लिखी हुई है? वाराहमिहिर। और वृहंत संहिता में देखो इन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया? मृदा, कृषि यंत्र, कृषि यंत्र, पर्यावरण, इसके अलावा सिंचाई, इन सब के बारे में इन्होंने लिखा। इससे क्या प्रमाणित हुआ? इससे यह प्रमाणित हुआ कि भारत में प्राचीन काल में खेती होती थी, है ना। सब चीज़ें देखो आपके सामने लिखी हुई हैं, एक बार नोट्स में आप नोट डाउन करेंगे। अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें सुपरवाइजर और जेईटी सीयूटी के लाइक क्या क्या बातें हैं, एफएओ के बारे में आपको डिटेल से याद रखना है, मुख्यालय कहाँ पे है, स्थापना कब हुई, क्या काम करता है, ये सब। ठीक है, और इसमें याद करने वाला सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? वाराहमिहिर की वृहत संहिता। वृहत संहिता किसने लिखी? वाराहमिहिर ने। ठीक है, हाँ अब चलते हैं आगे। इसके चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। ठीक है, चलते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे अपन। वो क्या है? एक शब्द है कृषि, है ना, कृषि शब्द है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो इस कृषि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई और इस शब्द का अर्थ क्या है? कृषि शब्द बना है संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के कृष धातु से निर्माण, संस्कृत भाषा के कृष धातु से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, इस कृष शब्द का मतलब क्या है? कृष का मतलब है जोतना, है ना, खींचना। अब देखो इसमें से आपको याद क्या करना है? सब क्या याद करना है? ये लो याद ये करना है कि ये कृषि शब्द है ना, ये किस भाषा से बना हुआ है? संस्कृत भाषा से, है ना। और इसका मतलब क्या है? जोतना या खींचना, ये आपको याद करना है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो वो भी लिख देते हैं, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया हुआ है? लैटिन भाषा से, है ना। एग्रीकल्चर कैसा है? लैटिन, लैटिन शब्द है। और ये एग्रीकल्चर बना हुआ किससे है? एक तो बना हुआ है AGER और दूसरा है CULTURE, कल्चरा, है ना। कई कई जगह पे AGRI भी लिखा हुआ है ना, AGER या AGRI, कल्चरा। देखो एगर का मतलब तो है सोइल, और कल्चरा का मतलब क्या है? कल्टीवेशन। कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन, ठीक है, सोइल कल्टीवेशन।
हाँ, ये दो बातें हो गई। इसके अलावा देखो और क्या है, और कुछ शब्द आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं नए नए, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। कुछ कीवर्ड्स ये लिखो आप एक बार, ठीक है। देखो दो चीज़ें और हैं, एक शब्द आया हुआ है, आप पढ़ोगे उस चैप्टर में परंपरागत। परंपरागत हिंदी का मात्रा उतरा देख लेना थोड़ा, परंपरागत कृषि। और दूसरा है आधुनिक कृषि। आधुनिक कृषि, ठीक है। परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि, इन दोनों के बारे में बात करते हैं अपन। चलो देखो, परंपरागत शब्द का मतलब है पुराना, आधुनिक का मतलब क्या है, नया। इसको हिंदी में बोला जाता है परंपरागत कृषि और इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसको बोला जाता है मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखो दोनों का मतलब क्या है। परंपरागत कृषि का मतलब है जो कृषि पुराने जमाने से, प्राचीन काल से चली आ रही है। देखो आज भी जो किसान हैं, कई गांवों में ऐसे हैं जिनको रसायनों के बारे में नॉलेज नहीं, जिनको हाइब्रिड सीड के बारे में कोई नॉलेज नहीं, जिनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज नहीं, आज भी वो बैलों से जुताई करते हैं। आज वो रसायनों का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे उत्पादन कैसा ही हो। तो वो कौन सी खेती होगी, परंपरागत खेती, है ना। और आधुनिक खेती कौन सी होगी, वो खेती जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, नए नए टाइप के हाइब्रिड सीड काम में लिए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड काम में लिए जा रहे हैं, पीड़कनाशी, इसके अलावा हर्बिसाइड काम में लिए जा रहे हैं, शाकनाशी, है ना, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशी काम में लिए जा रहे हैं, अलग अलग रसायनों का प्रयोग हो रहा है। ये सब क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है ना, इसमें उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, हाई प्रोडक्शन, लेकिन इनपुट भी ज़्यादा लग रहा है, भाई देना भी ज़्यादा पड़ रहा है, मिट्टी में उगा रहे हैं तो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उत्पादन कम है। परंपरागत खेती में उत्पादन क्या है, कम है, और आधुनिक खेती में उत्पादन क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात करें तो देखो परंपरागत जो खेती होती है ना, उससे स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा, हो चाहे मानव का हो चाहे सोइल का हो। लेकिन जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, इससे क्या हो रहा है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखा होगा आपने आजकल कितनी बीमारियां चलने लगी है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की वजह से। तो ये चीज़ें दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। हाँ, इसके बाद में कुछ नया पढ़ते हैं अपन, है ना। चलो इसको ख़त्म करते हैं। अगला है भारतीय कृषि का इतिहास। भारतीय कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का इतिहास। अब देखो काम की बात आएगी पूरी, अब आपको याद करना है, मतलब ठीक है। देखो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम.एस. रंधावा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी, भारत में कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और उस पुस्तक में डिटेल से सारी एक्सप्लेन की बातें कि कब कब कहाँ कहाँ कौन कौन सा संस्थान आया, भारत में एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एक पुस्तक का नाम लिखेंगे, भारत में कृषि का इतिहास। देखो स्टार लगा कर लिखेंगे, डॉक्टर एम.एस. रंधावा की पुस्तक। उस पुस्तक का नाम क्या था, भारत में कृषि का इतिहास। पुस्तक का नाम था भारत में कृषि का इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किसने लिखी, डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने लिखी। ये बात आपको याद होनी चाहिए, काम का क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है कहीं भी। अब देखो हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, नई स्लाइड में लिखेंगे। आप लोग जब भी हिस्ट्री लिखेंगे तो एक पेज में ऊपर से नीचे इस तरीके से लिखेंगे। देखो
1899 से 1900, इस वर्ष यानी आज के लगभग 125 साल पहले की बात है, भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। छप्पनिया अकाल आपने नाम सुना होगा, है ना, छप्पनिया अकाल। वो 1899 से 1900 में पड़ा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाके थे ना, वो थे यूपी बिहार के, एग्रीकल्चर वाइज, है ना। तो देखो इस समय क्या हुआ, अकाल पड़ा भारत में, भारत में अकाल पड़ा था, ठीक है। तो देखो भयंकर अकाल पड़ा, है ना, खाद्यान्न की कमी होगी। तो क्या किया गया, 1904 में एक बोर्ड का गठन हुआ जिसका नाम था भारतीय कृषि बोर्ड, भारतीय कृषि बोर्ड का गठन। ये आपको याद रखनी है इसमें, भारतीय कृषि बोर्ड का गठन कब हुआ, 1904 में, ठीक। इसके बाद में देखो 1900 से 1904 के बीच में ये हुआ। 1904 के बाद में 1905 में देखो क्या हुआ, 1905 में बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे, बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे पूसा लेबोरेटरी की स्थापना, ठीक है। देखो एक फेमस वैज्ञानिक थे हेनरी फिप्स, हेनरी फिप्स के सहयोग से बिहार में दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे एक लेबोरेटरी की स्थापना हुई, प्रयोगशाला, फिप्स लेबोरेटरी, है ना। और 1905 में इन्होंने यहाँ पे पैसों का दान दिया था, ठीक है, फिप्स लेबोरेटरी। इसलिए ये जो इलाका था ना, ये कहाँ के निवासी थे, यूएसए के, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए इस इलाके का नाम पड़ा PHIPPS, फिप्स ऑफ यूएसए। तो ये जो नाम है ना पूसा, ये यहीं से आया है, पी यहाँ और यूएसए ये वाला पूसा। आपसे कोई पूसा के फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बताओगे, फिप्स ऑफ यूएसए, हेनरी फिप्स के आधार पे इसका नाम बना हुआ है, ठीक। अब देखो हुआ क्या था, 1905 के बाद में 1911 में ये जो संस्थान था ना, इसका नाम चेंज कर दिया, इसका नाम कर दिया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IIAR। ये नाम कब रखा, 1911 में। अब 1911 के बाद में नाम फिर से चेंज हुआ 1919 में, और इस बार नाम रख दिया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी शॉर्ट टर्म क्या थी, IARI, और कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। देखो आपसे कोई पूछे कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI नाम कब पड़ा,
तो वो पड़ा 1919 में। अच्छा, इससे पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च IIAR, यह नाम कब पड़ा? 1911 में। और आपसे कोई पूछ ले कि IIRI की सबसे पहले स्थापना किस वर्ष हुई, तो वो हुई थी 1905 में, क्योंकि इसी का ही तो मॉडिफिकेशन हो रहा है नीचे। तो IIRI का सबसे पहले स्थापना वर्ष कौन सा था? 1905। फिर इंपीरियल बन गया, इंपीरियल से इंपीरियल एग्रीकल्चर बना, है ना, 1919। अब देखो हुआ क्या था। तारीख थी 7, महीना था 11वां और वर्ष था 1936। बिहार में आ गई बाढ़ और भूकंप। बिहार में बाढ़ व भूकंप। अब देखो, ये जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग टूटनी शुरू हो गई, है ना, पूरी गिर गई। तो इस बिल्डिंग को शिफ्ट कहाँ पे कर दिया? नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थानांतरित, नई दिल्ली में स्थानांतरण, और वहां पर इसका नाम रख दिया IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। देखो एक कंफ्यूजन यहाँ और क्या होता है, IARI का पूरा नाम क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। पीछे क्या है? संस्थान। और अगर यहाँ परिषद होता तो तब नाम चेंज हो जाता। इस बात का ध्यान रखना आपको। IARI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। अच्छा, इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? ये कहाँ है खुद? ये नई दिल्ली में है। सबसे पहले ये कहाँ पे स्थापित हुई? पूसा, बिहार में। किस वर्ष? 1905 में। ठीक है, तो ये कुछ इंडियन एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है। ये एक बार आप कंप्लीट इस तरीके से नोट डाउन करो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है अपने आप में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। चलो एक बार नोट करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अब देखो, इस क्लास को अपन ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आप लोग जो भी पढ़े हैं वो क्विकली रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं या जो भी कुछ क्वेश्चन आज तक पूछे हुए हैं वो सारे के सारे सॉर्ट आउट करेंगे अपन लोग। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ के आएंगे इसको वापस। थैंक यू वेरी मच।